स्टार्ट हो गई। सही है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट आपके एनडीए की फर्स्ट टॉपिक है आपकी एटम, मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी। वैलेंसी, ये है आपकी टॉपिक एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंसी। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं एटम। एटम है क्या? फर्स्ट टॉपिक आपकी हो गई है एटम। अब इसमें देखना है हमें, सबसे पहले डॉल्टन ने आप बताया था एटम को लेकर के कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये आपको पहले से पता है कि जो एटम है ये एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया है इनडिविजिबल पार्टिकल का। आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। धीरे धीरे आपको पता है कि जब एटम की डिस्कवरी हुई है, जब उसे इनडिविजिबल पार्टिकल कहा गया था, उस समय सिंपल ये मतलब था कि हम एक किसी पार्टिकल्स को, सपोज दैट कि हम एक छोटा सा पार्टिकल ले रखा है और उसे हम एक डिवाइड करते जा रहे हैं, और डिवाइड करते करते हम इसे एक इतने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वही सबसे छोटा पार्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। और उसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको किस नाम से कहेंगे कि ये एक इनडिविजिबल क्या है? पार्टिकल है। बात करते हैं अगर थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ने की, एटम के बाद ही ये एटम जो है हमारा, वो जब डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये है कि इससे छोटा और कोई भी पार्टिकल होता ही नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये तीन साइंटिस्ट आए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, और ये बताया कि जो हमारा एटम होता है वो बना होता है तीन पार्टिकल्स से मिलकर के, जिसमें प्रोटॉन सेंटर में होता है और उसके साथ ही न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है पॉजिटिव, बट न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ घूमते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होता है। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक एटम है, और ये जो एटम है वो इन तीन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये तीन पार्टिकल अगर हैं, इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अलग, प्रोटॉन को अलग और न्यूट्रॉन को अलग कर देती हूँ, तो हमारे ये तीन सब पार्टिकल में डिवाइड हो जाएंगे। कौन? एटम। अब अगर ये तीन पार्टिकल में डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी तो हमारी गलत है कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। मीन्स हमारी ये थ्योरी गलत है। हम ये नहीं कह सकते अब कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ हमारा एटम है, जो कि क्या है? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये तीन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं एटम के। अब जेम्स, ये आपके जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, थॉमसन ने किया और जेम्स चैडविक ने किया, इनके अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी बताई गई, उसके बाद डाल्टन की ये थ्योरी गलत हो गई कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ने की, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब बता दिए गए, उसके पहले ये बताया गया वाटरमेलन मॉडल थॉमसन का, कि जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। जिस तरह से वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है, उस तरीके से हमारे एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं।
वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी है कि एटम हमारा न्यूट्रल होता है, यानी उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे। मतलब कहने का है कि इस एटम में 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो मीन्स नेगेटिव चार्ज भी 4 ही होंगे। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा। और इस तरीके से एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, और हमारा ये जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन थ्योरी। बट कुछ टाइम के बाद ये जो वाटरमेलन मॉडल दिया गया था थॉमसन के द्वारा, ये भी गलत हो गया। बात ये थी कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड कर ले रहा है तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, और एक टाइम के बाद इस पूरे एटम को खत्म हो जाना चाहिए, जो कि कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी गलत है। कुछ टाइम के बाद फिर कुछ डिस्कवरी की गई और बताया ये गया कि ऐसा नहीं है, होता कुछ यूं है कि प्रोटॉन एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक सर्कुलर मोशन में। अब कुछ टाइम तक ये थ्योरी भी सही गई, क्योंकि ये सही था कि हाँ, अगर एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पास में होंगे तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एटम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो खत्म हुआ ही नहीं। फिर जब ये थ्योरी दी गई उसमें भी ये हुआ कि जिस तरीके से आपका ये लट्टू होती है और वो घूमती रहती है घूमती रहती है, और एक टाइम के बाद आप देखते हो कि सेंटर में आकर के वो गिर जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेंटर में आकर के गिर रही है तो एटम खत्म हो जाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ आए और प्रोटॉन के अंदर आकर के खत्म हो जाए, और ये एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलने के बाद तो खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन ये एटम कभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है ये भी थ्योरी हो गई हमारी गलत एटम के केस में। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की। और अभी हमारी ये थ्योरी काम आने वाली है जो आपने आगे बढ़ा है। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सारी डिटेल्स पता चली, और उसके बाद ये देखा गया कि जो हमारा एटम है इसमें ये जो थ्योरी सर्कुलर मोशन वाली थी ये थोड़ी सी गलत थी। ये कहना बिल्कुल गलत हो गया कि सर्कुलर मोशन में तो करती है, लेकिन एक पॉइंट है कि सेंटर में हमारा जो प्रोटॉन है उसके एक फिक्स डायरेक्शन पे मोशन करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। मतलब एक फिक्स पाथवे में ये मोशन कर रहे होते हैं, कहीं भी रोटेशन इनका नहीं होता है। अब ये डिस्टेंस फिक्स होने के कारण ये भी एक नाम दिया गया था इसे, नाम ये दिया गया कि ये हमारा हो गया के सेल, ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये एन, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स बनाए गए थे। इसको कहा गया ये फर्स्ट सबसेल है, एल हमारा सेकंड सबसेल है, एम हमारा थर्ड सबसेल है, और फोर्थ सबसेल। इस सबसेल से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें चक्कर लगाते रहते हैं, और जिस तरीके से ये चक्कर लगा रहे होते हैं इनकी डिस्टेंस होती है फिक्स। मतलब ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से इसके बीच की भी डिस्टेंस फिक्स है, इसके बीच की भी फिक्स है, इसके बीच की भी फिक्स है, इसके बीच की भी फिक्स है। अब ये जो डिस्टेंस फिक्स की गई है इसमें बताया ये गया कि जो हमारा ये सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है, इस सर्कुलर मोशन में घूमने से कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आती है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर में आकर के गिर जाएं। ये कंडीशन आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि एटम कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और इसका जो मूवमेंट है, अगर ये फर्स्ट हमारा ऑर्बिटल है तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, सेकेंड ऑर्बिटल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाए गए, जो भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, और ये कभी भी आकर के इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं गिरेंगे, और एटम कभी भी खत्म भी नहीं हो सकता है। मीन्स ये हमेशा ये मूवमेंट इसका वैसे ही होता रहेगा जैसा कि अभी चल रहा था, और इसका मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ये मूवमेंट लाइक अ सोलर सिस्टम होंगे, ये मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही होंगे जिस तरीके से हमारे एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वैसा ही प्लैनेट के चारों तरफ प्लैनेट्स भी घूम रहे हो। मतलब सन के चारों तरफ प्लैनेट भी घूमते हैं। ये आपको पता है कि बीच में होता है सन, और सन के ये एक सन है, और सन के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो,
ये सारे जो ऑर्बिटल्स रोटेट हो रहे होते हैं ये भी फिक्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी पोजीशन और इनके मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। हाँ, आपके सोलर सिस्टम के एक ऑर्बिट्स में सिर्फ एक ही प्लैनेट रोटेट करते हैं और बाकी तो सब प्लैनेट्स होते हैं जो ऑर्बिटल में, जो हमारा मेन ऑर्बिटल में एक प्लैनेट होता है उस प्लैनेट के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। बट ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं। यहाँ बस फर्क इतना है कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है उसमें एक ऑर्बिटल में एक प्लैनेट घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18, वैसे 8 8 18 18 और 32 के रेशियो में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अब इस एटम की कि ये एटम कभी खत्म नहीं हो रहा है। इसका रीजन, अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ ये हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हमारे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये पूरा पूरा कंडीशन पार टाइम बना रहता है, मीन्स कभी भी ये खत्म नहीं होता। और इस तरीके से एक्सप्लेनेशन ये दे दिया गया कि एटम कभी भी खत्म नहीं होता। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात एटम की। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था कि एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है और एटम जो बना है वो 3 सब पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ये 3 सब पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि एटम जो है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब एटम की कुछ डिटेल्स देख लें। एटम हमारे एलिमेंट्स को लेकर के हम बात करते हैं अगर, तो हमें जानना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्बिटल डायग्राम हम दिखा सकते हैं। सपोज दैट मैंने एक एलिमेंट ले लिया है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब आपको पता है कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका मतलब Z इज इक्वल टू 11 हो गया, जहाँ पर Z एटॉमिक नंबर है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, मीन्स Z आपका एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी इस एलिमेंट के लिए 11 होंगे और प्रोटॉन भी इसके लिए 11 होंगे। दूसरा फॉर्मूला इसका है A इज इक्वल टू P प्लस N, जिसमें A हमारा एटॉमिक नंबर मास हो गया और P हमारा प्रोटॉन और N हमारे न्यूट्रॉन हो गए। लेकिन हमें न्यूट्रॉन अभी पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन ये 3 वैल्यू हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के ही इक्वल पे होता है। इसका मतलब है कि इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ घूम रहे हैं वो 11 है और सेंटर में प्रोटॉन भी 11 है। अब आपको वैसे भी पता चल गया कि हमने बता रखा है आपको कि किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन है जो कि 11 है और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन 11 है। बात करते हैं अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम की। ऑर्बिटल डायग्राम हमारा सेंटर में हो जाएगा प्रोटॉन और इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया के सेल। के बाद हम बनाने जा रहे हैं एल सेल। एल सेल में हमारे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड ऑर्बिटल की। उसमें होंगे हमारे, ये हमने बना रखा है, यहाँ पे हमें शो करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे प्रोटॉन 11 है। ऑलरेडी हम डिसाइड कर लेंगे कि हम एक बात कर रहे हैं एक न्यूट्रल एटम की। का मतलब ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन अगर 11 है तो प्रोटॉन भी एक 11 ही होंगे। लेकिन ये तो हमारा हो गया सोडियम एटम का, और आपको पता है कि सोडियम एटम है इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। और सोडियम सोडियम ही नहीं, हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो कम से कम इलेक्ट्रॉनों को देकर या फिर इलेक्ट्रॉनों को लेकर के न्यूट्रल हो जाए। सोडियम का काम ये है कि सोडियम, आप ऐसे समझिए, जो सोडियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास न्यूट्रल एटम होने के लिए, स्टेबल एटम होने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो फिर वो अपने बैक में जा करके हीलियम बन जाए, जिसके लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। इसका मतलब अगर इस सोडियम को हीलियम बनना है तो इसको वापस से हीलियम, आप हीलियम बनाइए ही नहीं, आप आगे बढ़ जाइए एक स्टेप,
आप बढ़ जाइए इसके पहले। अगर हम एक बार बैक जाते हैं तो हमें मिल जाएगा नियॉन, जो कि एटॉमिक नंबर 10 है। इसका मतलब है कि सोडियम जो है वो अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे दे तो ये नियॉन बन सकता है, सपोज। दूसरा ऑप्शन और भी है इसके पास कि इसको स्टेबल होना है और इसको जीरो ग्रुप के एलिमेंट बनना है। ये ध्यान रखिएगा, जीरो ग्रुप का एलिमेंट बनना है, इसका मतलब ये है कि या तो फिर वो हीलियम बने, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जैसे एलिमेंट को बनना है। अब इस तक बनने के लिए इसको दो ऑप्शन, या तो फिर ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके और ये बन जाए नियॉन की तरह बिहेव करने लगे। दूसरा, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन और लेकर 7 इलेक्ट्रॉनों को और गेन करके ये 18 आर्गन की तरह बिहेव करने लगे। इसके पास दो रास्ते हैं। अब उसके लिए आसान क्या है, या फिर सोडियम 10 हो जाए, 10 होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसको लॉस करना पड़ेगा, जबकि सोडियम से आर्गन बनने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इस 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा इजी है। इस वजह से सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। या सिंपल वे में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा एलिमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है वो धनी होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है, लेने का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लोरीन हमारा एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉनों को या तो लेकर के वो 18 हो जाए, जो कि आर्गन का होता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो बैक में जाए, मतलब 17 से वो बैक में जाए और वो 7 इलेक्ट्रॉनों को अपने दे करके और उसके बाद वो बन जाए नियॉन। और नियॉन होने के लिए उसे बनना पड़ेगा 10, जबकि आर्गन बनने के लिए 18 एलिमेंट्स होने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा गेन। अभी इस कंडीशन में अपोजिट है। यहाँ पर सोडियम के लिए इजी ये था कि वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और वो नियॉन की तरह बिहेव करने लगे, लेकिन इसके पास ऑप्शन ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। गेन इसलिए क्योंकि उसको 17 से 18 बनने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, लेकिन 17 से 10 बनने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन इजिली लेना पसंद करेगा। और जिस तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब आपको पता है ले रहा है इसका मतलब है कि वो ऋणी है। जिसे हम उधार ले रहे हैं तो हम ऋणी हैं, इसलिए हमारे ऊपर चार्ज आएगा माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ भी हम ऐड करके लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये एलिमेंट इसमें जुड़ रहा है। फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसलिए माइनस चार्ज। तो क्लोरीन पर एक माइनस आता है क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉन जो हो गया इसके पास वो 18 हो गया, लेकिन प्रोटॉन अब भी इसके पास 17 है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ आपका जो एटम था, ये एटम में इलेक्ट्रॉन तो 17 थे और प्रोटॉन भी 17 थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, अब इलेक्ट्रॉन 18 और प्रोटॉन अब भी 17 है, क्योंकि इसने गेन इलेक्ट्रॉन को किया है, प्रोटॉन को नहीं किया है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि क्लोरीन तो आपका एटम है और जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन अब ये क्लोरीन एटम नहीं रह गया है, अब ये आपका क्लोरीन आयन बन चुका है। क्लोरीन आयन बन चुका है। बिल्कुल वैसे ही अभी जो आपका सोडियम एटम है, इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 11 और प्रोटॉन भी है 11। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 10, लेकिन प्रोटॉन अब भी है 11। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो दोनों इक्वल है, 11-11, इसका मतलब है ये एटम है और न्यूट्रल है। यहाँ भी क्लोरीन के पास सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब है ये भी एटम है और न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मीन्स अब हमारा ये जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रह गया, और अब ये एटम भी नहीं रह गया, ये एटम का आयन हो चुका है, क्योंकि इस पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है नेगेटिव चार्ज, जिसे आप कैटायन और एनायन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर है? अभी हमें ऑर्बिटल डायग्राम दिखाना ही है। तो आपको ये पता है कि ये आपके टोटल 0 ग्रुप हैं, ये आपके
टोटल 0 ग्रुप एलिमेंट हैं जिसे आप नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। और ये जो आपके 0 ग्रुप जो कि आपके 18 ग्रुप के मेंबर हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड होता है उसमें ये आपका 18 ग्रुप का मेंबर है। और इस 18 ग्रुप में टोटल 7 मेंबर हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जैसे एलिमेंट आते हैं। 118 एलिमेंट भी है जिसे आप यूयूओ कहेंगे, अनऑक्टियम। ये भी आपका एक एलिमेंट है, लेकिन वो तो रेडियो एक्टिव की तरह बिहेव करता है और अभी उसकी पूरी डिटेल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आपकी नहीं डिस्कवरी हुई है। तो आप अभी बात सिर्फ इतने एलिमेंट्स की ही करेंगे। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल होते हैं, मींस इनके लास्ट सेल जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं। और लास्ट सेल फुलफिल होने की वजह से ये जल्दी कोई भी एलिमेंट किसी और से बाइंड होकर के कंपाउंड बनाना नहीं चाहते हैं। फिर भी इसमें एक्सेप्शन केमिस्ट्री है, तो एक्सेप्शन तो आपको मिलेंगे ही, जिसमें आपका ये जेनॉन जो कंपाउंड है, ये जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि XeF2 का करेगा, XeF4 का करेगा, XeF6 बनाता है, XeOF2 बनाता है, XeOF4 बनाता है, XeOF4 बनाता है, XeO3 बनाता है। ये इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन जेनॉन करता है अकेले। हीलियम, बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन इन सारे 0 ग्रुप में सिर्फ एक जेनॉन ऐसे कंपाउंड एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें से इतने ही एलिमेंट कंपाउंड का वो फॉर्मेशन, जिसकी स्टडी आपको 12th लेवल में करनी होती है। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एलिमेंट की डिस्कवरी, एलिमेंट का डिटेल्स बता रही थी इसलिए मैंने बता दिया आपको कि ये सारे एलिमेंट्स में सिर्फ जेनॉन ऐसा है जो बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। बाकी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है, 0 ग्रुप के एलिमेंट ऐसे नहीं है जो इसकी डिटेल्स बताते हो, सिर्फ वो अकेले में ही स्टेबल होते हैं। दूसरा एक बात और, जो आपके ये 0 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो अकेले में ही मॉलिक्यूल होते हैं। मीन्स आपको पता है कि नॉन मेटल है, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो O2, N2, I2, Br2 इस सब के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपका जो 0 ग्रुप का एलिमेंट है वो अकेले ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसे He2, Ne2, Ar2 होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं और अकेले में ही वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो थी हमारी एक एटम की कहानी, और जिसमें आपको अभी भी बाकी है आपका ऑर्बिटल डायग्राम, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ आपको मैंने बना दिया है, मैंने यहाँ का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये जो आपका है ये एक एटम का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रल है। इसमें आपके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन और सेंटर में 11 प्रोटॉन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सोडियम की, आयन की। अब हम बात कर रहे हैं अगर सोडियम आयन की, जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो चुका है, मींस इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए हैं 10, लेकिन प्रोटॉन अब भी हैं 11, क्योंकि आपके इस एटम से प्रोटॉन नहीं गायब हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन केवल छोड़ करके ऑर्बिटल को चला गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकल गया, इसका मतलब है कि सोडियम के सेंटर में प्रोटॉन, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन अगर कर दे तो इसका हो जाएगा 2 8 1, और इसका हो जाएगा 2 और 8। यानी इससे आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर टोटल आपके पास 2 सेल हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास 3 सेल हैं। ये K में एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये K सेल में, ये L सेल में और ये M सेल में एग्जिस्ट कर रहा है। कि यहाँ पर आपके K और L सेल ही हैं सिर्फ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं, कंपेयर क्वेश्चन ये बनता है सोडियम एटम और सोडियम आयन में किसकी साइज बड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 सबसेल, एटॉमिक sodium atom orbital size is big, but in case of sodium ion size is small because one cell is absent or simply vacant orbital. Vacant orbital.
इस ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑर्बिटल आपका खाली होता है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल होता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल तो तब आप बनाते हैं जब आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। लेकिन अभी आपको ये शो करना इसलिए होगा क्योंकि अभी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं और आपका ऑर्बिटल खाली हो चुका है, मतलब थर्ड ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका एटम है उसकी साइज बड़ी और एटम के आयन की साइज छोटी हो जाती है इन केस ऑफ कैटायन। बट इन केस ऑफ एनायन, क्लोरीन एटम, फर्स्ट ऑर्बिटल एग्जिस्ट 2 electrons, second orbital consists 8 electrons, and last third orbital consists 7 electrons. 6 एटॉमिक एलिमेंट आपका है ये क्लोरीन का, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 की है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनों को और गेन करता है और इलेक्ट्रॉनों को गेन करके अपने थर्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर रहा होता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में बनते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में बनते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिटल में बनते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8। बट अगर हम बात करते हैं साइज की, जैसे आपको मैंने कैटायन के केस में बताया कि यहाँ आपका जो साइज है एटम की वो बड़ी है, लेकिन एक ऑर्बिटल कम होने की वजह से एटम की साइज जो है वो छोटी है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन कंडीशन कुछ अलग ही है। कंडीशन ये है कि जो आपका क्लोरीन है वो अपने अभी फर्स्ट ऑर्बिटल में इसने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिटल में उसने 7 इलेक्ट्रॉन को पेयर किए हुए है। लेकिन जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंस बढ़ता है, तो इनके प्रेजेंस के कारण जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते लगते हैं तो ये साइज थोड़ी सी श्रिंक कर जाती है और एटम के कंपेयर में आयंस की साइज हो जाती है थोड़ी सी छोटी। तो आप ये कह सकते हैं कि एटम की साइज बड़ी और उसके आयन की साइज छोटी होती है। यहाँ पर एटम के केस में थोड़ा सा कंडीशन अलग है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा ऑर्बिटल ही कम हो गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि एटम अपने आयन की साइज से डिफरेंट होता है। ये सारी बात होती थी एटम के केस में, सिर्फ ये हम सारी बातें एटम के केस में कर रहे थे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल की तरफ। ये सारी हिस्ट्री जो आपको बताई गई वो सिर्फ और सिर्फ एटम को लेकर के थी, कैसे एटम की डिस्कवरी हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए, कहाँ से आए, सब ऑर्बिटल्स क्या है, उसकी पुरानी थ्योरी क्या थी, उसकी नई थ्योरी क्या थी, ये सारी बात। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की भी कंडीशन होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, वो कई तरह से होते हैं। एक आपके होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक। एक हैं आपके ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद हम आते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। फर्स्ट आते हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी आपके होते हैं, लेकिन मोनोटॉमिक की डिटेल्स आपको तो पढ़नी नहीं है, बट थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको लेकर के। हमने आपको अभी बताया है एक टॉपिक, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप जो कि आपके पीरियोडिक टेबल का 18 ग्रुप का एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जैसे एलिमेंट आते हैं। अभी आपको इसके बारे में बताया कि ये सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं एटम के ही फॉर्म में, लेकिन उसे माना जाता है कि वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल की सीरीज को रखते हैं। इसलिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो जीरो ग्रुप के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारे आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की।
डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो दो एटम से मिल करके बने होते हैं, क्योंकि अभी आपको लोअर क्लासेस में क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन सिंपल ये बताई जाती है कि जब आप दो एटम आपस में बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो बनता है मॉलिक्यूल, यानी टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। लेकिन सीनियर क्लासेस में आकर के थोड़ी सी आपकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है और आप ये नहीं कहेंगे टू एटम ओनली, नो, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूल्स को लेकर के होगा, टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स दो के फॉर्म में ही हों, यानी बाई एटॉमिक ही हो, डाई एटॉमिक ही हो। आपका ऑक्सीजन जो कि O3 होता है, जो कि 3 एटम को कंसिस्ट कर रहा है, इसलिए वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएगा। उससे ज्यादा भी ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो 2 के फॉर्म में भी नहीं, 3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो 4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि P4 S8। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डाई एटॉमिक होते ही नहीं है, ये टेट्रा एटॉमिक और ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि ये पॉली एटॉमिक होते हैं, क्योंकि ये डाई और ट्राई एटॉमिक से ज्यादा कंसिस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर कि ये कैसे हो सकता है कि ये बैलेंसी तो इसकी कुछ डिस्टर्ब होती है। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जो आपका फॉस्फोरस 4 के फॉर्म में होता है, आपको पता है फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं और जिस सारे की वैलेंसी होती है 3। अगर नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है फॉस्फोरस, तो उसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 3। और जब आप उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि कैसे ये 3 होता है, तो आप देख सकते हैं कि P4 जो है वो नेचर में कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर हम 2D नहीं बना सकते, 3D दिखाना होगा। बट आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, जो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3। यहाँ पर फॉस्फोरस 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 2 3। ये सारे फॉस्फोरस ऐसे हैं जो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं P4 के फॉर्म में, लेकिन ये सब कंबाइन होकर के अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल आप अभी डायटोमिक में भी देख लीजिए। डायटोमिक के तो मैक्सिमम एग्जांपल आपके डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आपको दिखते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, I2 के फॉर्म में होता है, Br2 है। ये सारे आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 एटम एग्जिस्ट करेगा, 2 एटम होगा, इसलिए डाई एटॉमिक कहा गया है। 3 एटम में एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ आपके आते हैं ओजोन, जिसे आप O3 कहते हैं, ओजोन के फॉर्म में। दूसरा पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे सल्फर जो आपका S8 के फॉर्म में है, इसे इरेज कर रही, ये जो सल्फर आपका 8 के फॉर्म में है, ये सल्फर आपका 8 के फॉर्म में है, और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का। ये आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर में आते हैं। और ये ऑक्सीजन फैमिली आपकी, जिस पर वैलेंसी इसकी 2 और चार्ज -2 होता है। अब अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो सल्फर की भी वैलेंसी 2 होगी, लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन सल्फर, सेलेनियम, बाकी अगर हम नीचे आते हैं तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिससे वो वेरिएबल वैलेंसी भी दिखाता है। इसलिए सल्फर सल्फर जो आपका एलिमेंट है वो 2 के साथ साथ 6 वैलेंसी भी शो करता है, जैसा कि H2SO4 में आप देख सकते हैं। अभी वैलेंसी की तो हम बाद में बात करेंगे ही, वो आपके टॉपिक में आता ही है। अभी आप फिलहाल ये देखेंगे कि सल्फर जो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसे, कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि ये आपका सल्फर है तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। तो सल्फर के भी लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, लेकिन अगर वैलेंसी उसकी 2 हो रही है, आपको पता है सल्फर जो आपका है, ये अगर इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन है और वो फॉर्म केवल 2 ही कर रहा है, 2 वैलेंसी को वो दिखा रहा है, इसका मतलब है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। और लोन पेयर होने की वजह से वो थोड़े से अपने बॉन्ड को बेंड कर देता है और कुछ इस तरीके का बनाता है स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं कि सल्फर जो है उसके पास लोन पेयर होने की वजह से वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है, और अपने लोन पेयर की वजह से ही वो अपना शेप बेंट करता है, जिसे आप कहते हैं वी शेप। बेंट होने का मतलब है ये इस तरीके से कर लेता है, अपने ऑर्बिटल्स को टर्न कर लेता है थोड़ा सा। अभी वो मैं ऑक्सीजन के केस में बता दूंगी और आपको सल्फर का भी क्लियर हो जाएगा।
हर एक एलिमेंट के पास, सल्फर हर एक एलिमेंट के पास 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और बचे हैं तो 4 लोन पेयर इसके। आपको ये भी दिखा दूं कि ये कैसे हो रहा है। ये है सल्फर। जैसे आप देखिए, पहले ऑक्सीजन को समझ लीजिए तो आपको इसका भी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन आपको पता है कि जब ये H2O बनाता है तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है। इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन जो आपका है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो 2 और 6 मिलेगा, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और अगर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इसने बॉन्ड तो सिर्फ 2 बनाए, लेकिन इसके पास अभी भी 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर बचे हैं, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसने अभी बॉन्ड नहीं बना रखा है। वो 2 जो लोन पेयर हैं वो ऑर्बिटल में इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और आपको पता है ये लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड को थोड़ा सा पुश करता है नीचे की तरफ, और ये पुश करने की वजह से ये जो आपका लीनियर साइज था, अभी तक इसका H2O लीनियर साइज में होता है, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा इस बॉन्ड को ये टर्न अप कर लेता है, बेंट शेप कहा जाता है, और इसके बीच 2 लोन पेयर होने की वजह से इसके बीच का एंगल 104 डिग्री हो जाता है। अब ये दोनों लोन पेयर मिलकर के थोड़ा सा, अभी अगर ये लीनियर होते तो इसके बीच जो एंगल, जैसे अगर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन होता तो इसके बीच का एंगल 180 डिग्री का होता, लेकिन ये 2 लोन पेयर के आने की वजह से ये थोड़ा सा बेंट हो गया है, और हर जगह पे इसका जो शेप होता है ये वी शेप होता है, बेंट शेप। अब ऑक्सीजन फैमिली का ही मेंबर अगर सल्फर भी है तो सेम कंडीशन इसकी भी होगी। सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो टोटल 6 होंगे, जिसमें से 2 तो हर जगह वो बॉन्ड बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सल्फर ऐसे हैं जो 2 वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हर एक सल्फर सिर्फ 2 ही वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। उसके अब भी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, और वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हर जगह बेंट शेप के हो गए हैं। देख सकते हैं आप, हर जगह भी, कहीं पे टर्म करके, कहीं कर्व भी हो, थोड़ा सा स्ट्रेट भी है, बट है ये बेंड ही कंप्लीटली। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका सल्फर मॉलिक्यूल है वो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका शेप कहीं W शेप का। सिंपल, ये आपका था S8 मॉलिक्यूल का, और इसके पहले आपको बता दिया फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स का, जो कि टेट्रा फॉर्म में होते हैं, यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी टॉपिक थी सल्फर को लेकर के, और इसके पहले थी आपकी फॉस्फोरस को लेकर के। ये दोनों आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं, और ये S8 और फॉस्फोरस आपका P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो बात थी आपके मॉलिक्यूल्स को लेकर के। एक बार फिर से समझ लीजिए, मॉलिक्यूल्स आपके जो होते हैं वो 2 और मोर एटम जब कंबाइन होते हैं तो बनता है आपका मॉलिक्यूल, जो कि मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके